Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Poopli and इस वीडियो में हम फिर से पढ़ रहे हैं हाईली एक्सपेक्टेड केस स्टडीज़ के बारे में। सीन आर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने एक केस स्टडी ऑलरेडी देखी है जिसमें हमने बहुत बेसिक नेचर की केस स्टडी देखी है। ये वाली थोड़ी सी इंटेंस है, ये वाली थोड़ी सी बेहतर है, अच्छी वाली केस स्टडी है। तो आइए जानते हैं क्या है। अच्छा, पहले से ही मैं आपको प्रिपेयर कर दूं एक चीज़ के लिए कि कभी भी ना क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी का साइज देख के अपन को डरना नहीं है। हो सकता है उन्होंने 4 पेज की स्टोरी लिखी हो लेकिन उसमें मेन पॉइंट 2 लाइनों में ही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बट आपको उससे डरना नहीं है। बच्चे जब भी देखते हैं ना, और इतना बड़ा क्वेश्चन, वहां पे उनको लगता है भैया बस हमेशा बड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। जैसे होता है ना, हर महंगी चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर लंबा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। सो केस स्टडी से बिल्कुल मत घबराइएगा, ये वन ऑफ द बड़ी वाली केस स्टडीज़ हैं, तो वो देख लीजिए क्या बोलते हैं। यहाँ ये बोलते हैं रामदास, जिसकी एज है 49, इज वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी। देयर इज दिस गाय नॉन एज रामदास। ये 49 ईयर्स का है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। ये एविएशन कंपनी में काम कर रहा है। ही इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन हिज डिविजन। ये अपने डिविजन में सबसे सीनियर है। ही इज इवन सीनियर टू द डिविजन मैनेजर। ये बोलता है ये अपने डिविजन मैनेजर से भी सीनियर है। और डिविजन मैनेजर कौन था? कानापुट्टी। अब रामदास इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड, कैपेबल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। रामदास जो है वो बहुत मेहनती इंसान है, जो अच्छे से काम करता है, मेहनत से काम करता है और पूरी कमिटमेंट के साथ काम करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स एबिलिटीज एंड सीनियरिटी ही जनरली रिसीव द वर्क असाइनमेंट्स ऑफ हिज चॉइस। ये बोलते हैं क्योंकि भैया ये एज में सबसे बड़े हैं, मतलब अपने ये डिवीजन मैनेजर से भी बड़े हैं, कानापुट्टी से भी बड़े हैं एज में, एट द सेम टाइम ये इतने डेडिकेटेड है, तो इनको यूजुअली ना अपने मन के मुताबिक काम मिल जाता है। जैसे जो इंसान सीनियर होता है, जो इंसान ज़्यादा कैपेबल होता है, जो इंसान दिखाता है अपनी डेडिकेशन टूवर्ड्स द वर्क, तो जनरली बॉस लोग उन्हें उनकी मर्जी थोड़ी बहुत करने देते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था कि रामदास अपने चॉइस का असाइनमेंट ले लेता था क्योंकि ये सीनियर था। ऑल्दो यहाँ पे सीनियर क्या मतलब हुए, यहाँ पे सीनियर एज वाइज है, ठीक है। 49 एज थी ना, तो ये उस तरीके से सीनियर था। Although there was no formal designation of various special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से बाइफिकेशन हो रखी थी कि इंपॉर्टेंट नेचर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे रामदास देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में यही एक इकलौते इंसान थे ऐसे जो अपने मन मर्जी प्रोजेक्ट्स ले लेते थे, क्योंकि इतनी डेडिकेशन शो किया था, तो इनके लिए ये रूटीन नेचर की बात थी। A problem developed when an able and intelligent person, Nagarjun, aged 33, was appointed by Kanapatti. अब कहानी में आया एक ट्विस्ट। अभी तक तो कहानी बहुत सिंपल चल रही थी, बट अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। जब 33 ईयर्स का एक इंसान जिसका नाम था नागार्जुन, उसको अपॉइंट किया कानापट्टी ने। कानापट्टी कौन था? डिवीजन मैनेजर था। तो इट्स लाइक पहले रामदास, ठीक है, उसका डिवीजन मैनेजर कौन था? कानापुट्टी। पहले इकलौता रामदास ही था 49 ईयर्स का, लेकिन अब कानापुट्टी ने एक नागार्जुन भी अपॉइंट कर लिया है 33 ईयर्स का। इस तरह से स्टोरी चल रही है। जैसे ही नागार्जुन आया, चीज़ें थोड़ी सी बदलने लगी। नागार्जुन प्रीवियस 3 years एक्सपीरियंस इन द क्लोजली रिलेटेड वर्क मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू कैच ऑन द रूटीन वर्क ऑफ हिज न्यू जॉब मोर रैपिडली देन वाज द कस्टमरी ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय। ये बोलते हैं क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था कि उसने फट से आते ही पुराने वाले एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया और उनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करा था। मतलब जब भी कोई न्यू एंट्री होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको टाइम लगता है चीज़ें हैंडल करने में, उनको टाइम लगता है ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, बट इनके साथ ऐसा नहीं था। नागार्जुन जैसे आए, उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बागडोर संभाल ली। On several occasions, Kanapatti noticed the tension developing between the two employees. अब हुआ कुछ ऐसे कि नागार्जुन और रामदास, अब देखो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में बनी बनाई पोस्ट पे आप बैठे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रामदास की पोजीशन कैसी थी कि मैं यहाँ पे सबसे मेहनती हूँ, यहाँ पे मैं सबसे बेहतरीन हूँ अमंग्स्ट ऑल।
बट वहाँ पे आपका एक कॉम्पिटिटर आ जाए तो आपके और उसके बीच में टेंशन डेवलप होगी कि नहीं होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई कि टेंशन डेवलप होने लगी और ये चीज़ नोटिस भी कर ली कानापुट्टी ने कि रामदास और नागार्जुन के बीच में कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। However, he did not want to get involved in their personal issues as long as the work is completed. But अभी फिलहाल जो हमारे कानापुट्टी जी हैं वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं जब तक मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब इन दोनों का होने तो जो हो रहा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जब तक मेरा काम पूरा हो रहा है। But Ramdas complained, but one day the tension between them reached the boiling point and Ramdas complained to Kanaputti stating that his duties were largely taken over by Nagarjun. अब इन्होंने देखा कि भैया ये तो बिना बोले स्टेप ले ही नहीं रहा, मतलब कानापुट्टी बिना बोले कोई स्टेप ले ही नहीं रहा, उसको बस ये पड़ी है उसका काम हो जाए। तो ऐसे में रामदास इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, एक दिन वो खुद से आके कंप्लेंट करने लग गया कि सर ये क्या मतलब होता है, आज तक ये सारे काम मैं कर रहा था बट जब से ये नागार्जुन आया सारे काम इसने अपने अंडर ले लिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे में कानापुट्टी इशूड द ऑर्डर स्टेटिंग द क्लियर एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज बिटवीन द टू। ऐसे में जब भी उनको पता लगा रामदास के थ्रू कि भैया ऐसी कोई टेंशन चल रही है और उससे अब काम इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो फटाफट कानापुट्टी ने क्या किया, इनके बीच में जॉब एलोकेशन कर दिया, मतलब ये काम तुम करोगे ये काम ये करेगा, ऐसा एलोकेशन कर दिया। He further clarified the working relationship between them by specifying who was to report whom. इससे साथ में ये भी कर दिया कि दोनों की वर्किंग रिलेशनशिप कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो भी बता दिया। फिर इसके बाद ये बोलते हैं दिस हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड, एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिमूविंग एम्बिग्विटी। इससे क्या हुआ, एम्बिग्विटी चली गई और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। शॉर्ट में अगर मैं स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूँ फिर से, तो ऐसा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मालिक था कानापुट्टी। कानापुट्टी के ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा था रामदास करके जो कि 49 ईयर्स का था, मतलब ये सबसे बड़ा था, सीनियर था। तो अभी तक ये अपना राज चलाता था, जो इसको मन करता था वो प्रोजेक्ट ले लेता था, जो इसको काम मिलता था एक्सक्यूज मी, जो इसको काम चाहिए होता था ये अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ले लेता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया जब नागार्जुन बीच में आया। नागार्जुन 33 ईयर्स का था बट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान था। इसने आते ही कंपनी की भागदौड़ संभालने की कोशिश की। अब जब ऑलरेडी कोई पोस्ट पे बैठा होता है और वो देखता है कि मेरा कॉम्पिटिटर आ गया है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में टेंशन डेवलप होना बहुत ही लाजमी था। ये चीज़ ये हमारे कानापुट्टी सर नोटिस कर रहे थे लेकिन कभी इंटरफेयर नहीं किया था। बट एक दिन रामदास ने जाके कंप्लेंट की इनको कि भाई मैं तो नहीं काम कर सकता इस बंदे के साथ, ऐसे तो मेरा ज़्यादातर काम ले लिया मुझसे। तो ऐसे सिनेरियो में कानापुट्टी ने चीज़ें सॉर्ट करने के लिए रामदास और नागार्जुन के बीच में काम को एलोकेट कर दिया। एट द सेम टाइम ये भी बता दिया कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और अब दोनों की प्रोडक्टिविटी अच्छी चल रही है क्योंकि अपने अपने काम में दोनों व्यस्त हैं। ये थी स्टोरी। अब स्टोरी पे बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई भी करना है, एट द सेम टाइम स्टेट भी करना है, मतलब लिखना भी है द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का वो स्टेप विच हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली, जो कि ढंग से कैरी आउट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई हैं। तो बेसिकली पूरी स्टोरी आपने पढ़ ली, प्रॉब्लम कहाँ थी वो आपको पता चल गया। अब आपको बेसिकली वो लिखना है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का वो स्टेप लिखना है जिसमें वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हुई है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकता है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। State the 2 steps of the organizing process which have been taken by the Kanaputti to respond to the complaint of Ramdas. यहाँ पे आपको सेकेंड पार्ट में 2 ऐसे स्टेप्स लिखने हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के जो कि कानापुट्टी ने लिए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड थर्ड, ऑल्सो स्टेट 2 points of importance of organizing as reflected in the above paragraph. इस पूरे पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजिंग के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि कानापुट्टी ने स्टार्टिंग में ही जॉब्स का बाइफिकेशन नहीं किया, जिसकी वजह से रामदास
अलग काम कर रहा था, फिर उसको लगा नागार्जुन उसका काम ले रहा है। ये रीज़न था कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होने का। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है कि भैया इसने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ नहीं की हुई थी। कानापुट्टी को कायदे से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करनी चाहिए थी ताकि उसकी जॉब में ऐसी प्रॉब्लम आती ही नहीं। बट देर आए दुरुस्त आए। बाद में कानापुट्टी ने क्या किया, एक तो जॉब एलोकेशन कर दिया, मतलब जॉब को असाइन कर दिया डिफरेंट डिफरेंट लोगों में, साथ में उसने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बता दिए, साथ में उसने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बता दिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ हो गई किसके बारे में, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में। सो दो चीज़ें हो गई। फिर ऑल्सो स्टेट द 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस लिखने हैं। आइए आंसर रिवील करते हैं। इट सेज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, क्योंकि आपने ड्यूटीज़ को असाइन नहीं किया था अमंग्स रामदास और नागार्जुन, तभी ये प्रॉब्लम चली गई जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारी पड़ गई। फिर कानापुट्टी ने क्या किया, असाइनमेंट किया ड्यूटीज़ का और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दोनों ही क्या हैं, स्टेप्स हैं किसके, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। अच्छा एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ना, पिछला वाला केस भी यहाँ इससे था, ये वाला केस भी इससे, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। फिर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, 3 हमने इंपॉर्टेंस दे दिए हैं ऑर्गेनाइजिंग के। अगर ये तीनों, अगर ऑर्गेनाइजिंग हुई होती तो ये तीनों होते उसमें और उससे ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं जाता जो फाइनली गया था किसको, कानापट्टी को, उसके ऑर्गेनाइजेशन में। सो बेसिकली क्या हुआ इसमें बहुत लंबी थी स्टोरी लेकिन बहुत ही कम वो था, मतलब देखा जाए तो बहुत सिंपल थी। क्या था, ऑर्गेनाइजिंग ढंग से नहीं हुई थी जिसकी वजह से टेंशन जा रही थी। जब बंदों ने आके कंप्लेंट की तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और इस तरह से पूरी स्टोरी मूव की। सो ये था हमारा एक और केस स्टडी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम गई हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। एंड इसके अलावा अगर आपको 11th 12th के बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी इशू जा रहा है तो उसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की 2 अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।